हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद अनु में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम आज अपना सीडीपी का एमसीक्यू सेशन। आपको पता है ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखने से पहले आप लोग एक बार शेयर भी कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो अधिगम के सबसे पहले सिद्धांत देखिए, अधिगम के सिद्धांत किसने दिए थे। सीखने के नियम सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की अगर बात करें तो ये दिया था बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर का पूरा नाम है ब्यूरेस फ्रेडरिक स्किनर, ओके। इवान पी पावलोव ने कौन सा दिया था, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, ओके। और थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बांडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, निरीक्षणात्मक अधिगम। अल्बर्ट बांडूरा ने क्या बोला था, जो बच्चे प्रतिक्रियाएं देखते हैं, ठीक है, प्रतिमानीकरण के द्वारा, मतलब समाज का जो व्यवहार मान्य होता है, ठीक है, उसे अपना लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे किसके द्वारा ये सीखते हैं, ये चीज़ें निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा सीखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। तो किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्ति जो होती है उसको बदला जा सकता है, मार्गांतरीकरण के द्वारा। मतलब जब हमें कोई मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, ठीक है, तो अगर मूल प्रवृत्ति है वो चेंज भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भूलने का कारण नहीं है, ठीक है, भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व का मतलब होता है कन्फ्यूजन। जब हम एक ही चीज़ को बार बार क्या करेंगे, कन्फ्यूज होते रहेंगे तो हम भूल जाएंगे, चीज़ों को जल्दी याद नहीं होगी। पुनरावृत्ति का अभाव, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब भी हम भूल सकते हैं। सीखने की मात्रा, हम भूलते हैं या नहीं बोलते हैं, सीखने की मात्रा भी डिपेंड करती है ना, है ना। तो ये तीनों तो हो जाएंगे। कौन सा नहीं है, शिक्षक की योग्यता। आप शिक्षक की योग्यता का इससे क्या लेना देना भूलने से, ठीक है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्वरूप, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, ठीक है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, एक बार पानी पी लेना। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, आत्मकेंद्रित कहो या फिर अंतर्मुखी कहो। जब एक बार हम क्लास ले रहे थे तो मैंने आपको बताया था, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, ठीक है, जो अंतर्मुखी बच्चा होता है, अंतर्मुखी का मतलब जिसको तुम समायोजन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, अपने मन में खोया रहना, या फिर बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेजिटेशन, शर्माना, ये सारी चीज़ें आत्मकेंद्रित हैं। लेकिन आत्मकेंद्रित जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका एक गुण है, सबसे बड़ा गुण उसका क्या है कि वो क्या बोलते हैं, मतलब क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी होते हैं, जो आत्मकेंद्रित होता है, अपने आप में केंद्रित होता है। अंतर्मुखी तो होता ही है लेकिन स्थिर होता है, मतलब वो बार बार ये मतलब भटकता नहीं है, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को निराशावादी भी बोलते हैं, जो आत्मकेंद्रित होता है, ठीक है, ये आशावादी नहीं होते हैं, ओके। तो आत्मकेंद्रित बच्चों के गुण ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। देखो, जब कभी भी ये क्वेश्चन आए अपने ऊर्जा बल या अपने लिबिडो को बाहर निकालने की या बाहर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। कौन सा व्यक्तित्व होता है? बहिर्मुखी। ओके, बहिर्मुखी मतलब बच्चा अच्छे से समायोजन कर लेता है, बच्चा आशावादी है, बच्चे समाज में समायोजन कर लेते हैं, मिलनसार है, ये सारी चीज़ें होती हैं बहिर्मुखी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, मतलब हमेशा वो कंसर्न रहता है किस चीज़ के लिए? हाँ, परेशान रहता है। तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के नाते आपकी भूमिका है कि आप उसे परामर्श दें, सजेशन दें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आप परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ठीक है, जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, वे हमेशा ही सफल हो, ऐसा कोई ज़रूरी वे हमेशा सफल हो, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चुनौतियाँ पसंद करते हैं, ठीक है, कार्य में आनंद का अनुभव करते हैं, ठीक है, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सफल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? ठीक है, तो ये कौन सी पद्धति है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जब हम जाते हैं तो निगमनात्मक, ठीक है, जब हम निगमनात्मक, ठीक है, जैसे कि जब हम नियम बता दिया, ठीक है, फिर हमने उदाहरण पे बात की, एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? निगमनात्मक। और आगमन में हम क्या करते हैं? केवल नियम कानून बता के वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हम देख लेते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? बच्चों में सामूहिकता की भावना होती है, ठीक है, मतलब क्या होते हैं बच्चे बाल्यावस्था में दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं, सामूहिक होना शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि बच्चे सामूहिकता के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं तो वो किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भावना की अगर बात करेंगे तो बाल्यावस्था। ओके, आत्मनिर्भरता की भावना आने लगती है। आत्मनिर्भरता की भावना अलग चीज़ है, मतलब आत्मनिर्भर होने लगना अलग है, आत्मनिर्भर हो जाना अलग है। ठीक है, तो अगर आत्मनिर्भर होने शुरुआत की बात करें तो हम बाल्यावस्था कहेंगे, लेकिन अगर आत्मनिर्भर हो जाने की बात करेंगे तो किशोरावस्था को। लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ना आप लोग, ठीक है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, हाँ, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है। शारीरिक विकास में स्थिरता आने लगती है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में बच्चे आनंद लेने लगते हैं और बच्चों का क्या होने लगता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है और बच्चों की जो रुचियाँ होती हैं उसमें परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध होते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंज होता है और बच्चे क्या होते हैं? पारिवारिक संबंधों को समझ नहीं पाते हैं। व्यवसाय की समस्या होती है, सही बात है, ठीक है, नई परिस्थिति के पास साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें बॉडी में भी चेंज होते हैं और तमाम प्रकार के पढ़ाई लिखाई समस्याएं, फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम, चिंता, भगनासा, ये सब इसी एज में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? संवेगों की बहुत ज़्यादा तीव्रता रहती है, ठीक है, किशोरावस्था में। ओके, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो वही वाला आप लगा दो, जेम्स TPP, ठीक है, और प्रतिभाशाली लास्ट में आता है। जेम्स PPP वाली ट्रिक आप याद रख लो, मेरा पिछला लेक्चर देखना जो बुद्धि का मैंने कराया है, सेकंड लेक्चर,
उसमें मैंने एक ट्रिक बताई है, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि टर्मन ने जो 1916 में टेबल दी थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया था, आईक्यू की टेबल दी थी और उन्होंने बताया था कि कौन सी बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की कितनी आईक्यू होगी, ठीक है। तो उसी में उन्होंने बताया है टर्मन ने, जैसे कि 71 से कम होगा तो जड़ बुद्धि, फिर 71 से 80 मंद बुद्धि, ठीक है, फिर अल्प बुद्धि, सामान्य बुद्धि, ऐसे करके जेम्स टीपीपी वाली ट्रिक देख लेना जिसको नहीं याद होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए टेबल इसमें भी बनी है, लेकिन एक बार वो देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालकों की मानसिक क्षमता की वृद्धि करना तथा बालकों की मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत प्रभाव को रोकना, ताकि बालक के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो सके, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो बच्चों के मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन को दूर करना, ठीक है। तो यही दोनों हो जाएंगे आपके। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है, धनात्मक है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी उतना आप सारी चिंतन करेंगे, सृजनात्मकता आएगी आप में। ओके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। शिक्षण को और ज़्यादा डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे, रोचक बनाएंगे, सृजनात्मकता लाएंगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जिन विद्यालयों में समेकित का मतलब समावेशी, ठीक है, शिक्षा दी जाती है, उसके बालकों को किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। देखो, समावेशी शिक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक आते हैं, अलग अलग, जैसे कि तीव्र बुद्धि, बहिर्बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, सब आते हैं। विकलांग बालक, हर प्रकार के बच्चे आते हैं, है ना। तो उनमें क्या होना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, उन टीचर्स को, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, तेज होते हैं, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, उनको समायोजन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ओके।